नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम जो कि है शेयर्स की बात करने जा रहे हैं हम अपनों के साथ, जो कि हमारे डीआरएस इनसाइट्स के सारे व्यूअर्स। और जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डीआरएस इनसाइट्स के लिए ये प्रोग्राम है खास। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्सपर्ट, जो कि आप तक लेकर आएंगे अपनी राय और देंगे आपके सवालों का जवाब। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी मिस्टर अविनाश गोरक्षकर को, जो कि फाउंडर एंड हेड ऑफ रिसर्च है अविनाश मेंटोर रिसर्च सर्विसेज के। वेलकम टू द शो अविनाश जी। गुड इवनिंग नेहा। मार्केट का हाल हमने देखा, ट्रेड डील की सुगबुगाहट और बहुत सारी अनसर्टेनिटीज के बीच मार्केट ने एकदम, आज अगर हम सोमवार की बात करें तो सोमवार की शुरुआत में मार्केट एकदम गोते खाता हुआ दिखा, लेकिन फिर यूएस एम्बेसडर के पॉजिटिव स्टेटमेंट के बाद ट्रेड डील को लेकर मार्केट में उम्मीद दिखी। हमने जो डिप देखा 25,473 का, उसमें हमने रिकवरी फिर होते हुए देखी इस बयान के बाद, जो कि हुई। मार्केट की क्लोजिंग थी 25,787 पर। तो यहाँ पर हम हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे कि भाई क्या मार्केट जाएगा 26,000 के पार इस ट्रेड डील के बाद। सबसे पहले अविनाश जी, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस और आने वाले लेवल्स आप क्या देखते हैं? देखिए, इनफैक्ट नया देखिए, आज जो यूएस एम्बेसडर ने जैसे ही वो आए, उन्होंने जो कमेंट्री दी है कि वो इंडिया और यूएस में बहुत जल्दी और बहुत ये डील होने की अपेक्षा करते हैं। मेरे ख्याल से मार्केट्स को इस बात की खुशी हो गई, क्योंकि ये पॉजिटिव कमेंट्री आई तो वो 500% टैरिफ का जो जो अनाउंसमेंट हो गया था ट्रम्प साहब का, वो मेरे ख्याल से अभी शायद इमीडिएटली हमारे ऊपर लागू नहीं होगा। रही बात यूएस ट्रेड डील की, तो देखिए अभी कहना मुश्किल है, लेकिन लग तो रहा है कि फरवरी के महीने के बाद ही शायद ये ट्रेड डील फाइनल हो जाए, और तभी डेफिनेटली मार्केट इसको पॉजिटिवली एक थम्स अप देगा। लेकिन जो नया नियर टर्म का ट्रिगर है, वो नया Q3 के नतीजे रहेंगे। आई थिंक आपने भी पढ़े होंगे, काफी कंपनीज ने बिजनेस अपडेट्स दिए हैं, जैसे कि ज्वेलरी कंपनीज हो गई, एनबीएफसी कंपनियां हो गई, ऑटो कंपोनेंट बैंक्स। तो लग तो रहा है कि तीसरी तिमाही Q2 के हिसाब से काफी अच्छी रहेगी। इनफैक्ट बिजनेस का माहौल भी काफी अच्छा है, क्योंकि रेट कट हो चुके हैं, जीएसटी कटौती हो गई है, रूरल डिमांड भी हो चुका है, बारिश अच्छी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि अभी जब नंबर्स आएंगे, तभी डेफिनेटली आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। पॉलिसी जैसे कि इंडिया यूएस ट्रेड डील तो होने ही वाली है, बट उसके लिए शायद थोड़ा समय लगेगा। और ये जो लेवल है, मुझे लगता है कि 26,000 पॉसिबली रिजल्ट्स का एक बार लो शुरू होता है, तो उसके हिसाब से जब इंडेक्स की कंपनियां रिजल्ट्स अनाउंस करेगी, तब आपको शायद एक बार वापस 26,000 का इंडेक्स देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली मार्केट में सेंटीमेंट थोड़ा खराब हो चुका था, लेकिन अगर नंबर्स अच्छे आते हैं और उम्मीद से बेहतर आते हैं, तो इंडेक्स डेफिनेटली 26,000 के ऊपर भी जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। ओके अविनाश जी, जैसा कि मैंने महेश जी से पूछा कि आईटी कंपनीज के अभी 17 जनवरी तक हम देखेंगे रिजल्ट्स लगातार आएंगे, तो और क्योंकि आईटी सेक्टर इंपॉर्टेंट भी हो जाता है जब हम ट्रेडिंग की बात करें या यूएस का जिक्र आता है, तो यहाँ पर आईटी सेक्टर की जो सारा सिनेरियो है, इसमें कौन से ऐसे स्टॉक से शेयर्स है जिनमें हम ऐड कर सकते हैं, या जिनमें एवरेज करने का सही वक्त है, या जिनमें अभी एग्जिट कर दिया जाए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, जैसे महेश जी ने कहा, टीसीएस का नंबर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि करीबन 3,000 करोड़ का एडिशनल राइट ऑफ आया है, जो मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो आप सिक्वेंशियल क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ देखे या वाई वाई ग्रोथ देखे, तो उसके मुकाबले में प्रॉफिट थोड़ा कम आ गया। बट अगर आईटी सेक्टर की बात करें, तो दो कंपनीज हमको काफी पसंद है। एक तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज है, हमको लगता है कि Q3 के नंबर्स भी काफी स्ट्रांग आएंगे, जैसे Q2 में आए थे। और यहाँ पे मैनेजमेंट ने कमेंट्री भी Q2 के बाद काफी अच्छी दी थी। उसके बाद कोफोर्ज, जो काफी ऊपरी लेवल से टूटा है, और अभी उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्लोबल एक्विजिशन भी किया है। हमको लगता है कि Q3 के नंबर्स काफी अच्छे आएंगे। कोफोर्ज मिड टायर जो मिड साइज जो आईटी कंपनीज है, उसमें एक अच्छा विकल्प है। और अगर किसी को थोड़ा सा और छोटी कंपनीज में निवेश करना है, तो मैं समझता हूँ कि परसिस्टेंट और केपीआईटी ये भी अच्छे विकल्प है। तो यहाँ पे नजर रखिए, क्योंकि देखिए बाजार में जैसे जैसे नंबर्स आएंगे, कमेंट्री आएगी, मार्केट उन शेयर्स को पहले रीरेट करेगा। तो एचसीएल टेक और मेरे ख्याल से कोफोर्ज ये पहले टॉप पिक्स रहेंगे, उसके बाद केपीआईटी और परसिस्टेंट। ओके, केपीआईटी और परसिस्टेंट आप कह रहे हैं, एचसीएल और कोफोर्ड, लेकिन आप कह रहे हैं टॉपिक्स रहेंगे आईटी में आपकी तरफ से। अब हम आए हैं, महेंद्र जी हैं, अपना सवाल लेकर आए हैं मॉर्फिन लैब पर। अविनाश जी कह रहे हैं मॉर्फिन लैब इन्होंने खरीदा है 44 पर, और गेल इन्होंने खरीदा है 172 पर। दोनों में आपका व्यू जानना चाह रहे हैं।
नहीं, मेरे ख्याल से देखिए लार्ज कैप में गेल में मुझे लगता है कि इनको निवेशित रहना चाहिए, क्योंकि गेल सबसे बड़ा कंट्री का पाइपलाइन प्लेयर है। और जिस प्रकार से अभी इनका बिजनेस मॉडल है, इनके पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, नेचुरल गैस है, तो कहीं ना कहीं गेल का मुझे लगता है कि क्वार्टर 3 का नंबर बहुत वॉल्यूम एज वेल एज मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा आना चाहिए। और ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, हालांकि थोड़ा स्लो गोइंग स्टॉक जरूर है। बट अगर किसी को पोर्टफोलियो में 6 से 12 महीने की अवधि के लिए पैसा लगाना है या ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो हमारा मानना है कि यहाँ पे निवेशित रहिए। मोरफेन लैब्स में मुझे लगता है कि तीसरी तिमाही का रिजल्ट आने दीजिए, क्योंकि काफी सेकंड क्वार्टर में हमने प्रॉफिट्स में प्रेशर देखने को मिला था। तीसरी तिमाही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली अक्टूबर टू मार्च इनके लिए सबसे बड़ा अर्निंग पीरियड होता है। तो तीसरी तिमाही में अगर ठीक ठाक नंबर आते हैं और मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी आती है, तो उसके बाद एक फ्रेश रिव्यू में ले सकते हैं। बट जिनके पास है वो होल्ड करें। और एवरेज अगर करना हो तो मॉर्फिन लैब में एवरेज करने का ये वक्त है या नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि तीसरी तिमाही के नंबर आने दीजिए नेहा जी। मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि Q2 के नंबर्स में इतना ग्रोथ देखने को नहीं मिला था। तो Q3 के नंबर्स आने दीजिए, उसके बाद आपको समय मिलेगा, तभी आप एवरेज कर सकते हो। बट अभी फिलहाल मेरे ख्याल से होल्ड करें। ओके, अभी आपकी तरफ से होल्ड करें और रिजल्ट्स का वेट करें। ओके। महेश बरोज जी हैं, अपना सवाल लेकर आए हैं अविनाश जी। इनका सवाल है मंगल इलेक्ट्रिक लिमिटेड पर। इन्होंने खरीदे हैं 380 पर। टारगेट जानना चाह रहे हैं आपसे। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए ये एक ऐसा आईपीओ है जो बहुत ही ऊपरी लेवल के प्राइस पे इशू किया था, करीबन 6 महीने पहले की बात है। तो मुझे लगता है कि देखिए जब भी इन्होंने खरीदा है, तभी पहले तो इनको कम से कम 6 से 12 महीने की अवधि रखनी है। टारगेट प्राइस मुझे लगता है कि यहाँ से एक 15-20% की अपसाइड नियर टर्म में पॉसिबल है, करीबन 425-430। लेकिन Q2 के नतीजे जो आए थे नेहा जी, वो थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे। मार्केट इस कंपनी को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है, क्योंकि काफी बड़े निवेशक जैसे एबेकस फंड ने भी पैसा डाला था, काफी बड़े एचएनआईज ने यहाँ पे पैसा पब्लिक इशू के टाइम पे डाला था। तो Q3 के नंबर्स आने दीजिए, मुझे लगता है उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक में एक हलचल आएगी। और लग तो रहा है कि कंपनी जिस स्पेस में काम करती है, पावर इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स, तो वहां पे डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन टाइम फ्रेम 6 to 12 मंथ रखना जरूरी रहेगा। ऑलराइट, आप करेंट टाइम फ्रेम 6 to 12 मंथ रखना इसमें जरूरी रहेगा। थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अविनाश जी सजेस्ट करेंगे। शैलेन जी गेल पर सवाल लेकर आए हैं। शैलेन जी गेल पर ऑलरेडी अविनाश जी अपनी राय दे चुके हैं एक और सवाल पर, आप उसको सुन सकते हैं उसमें। ब्रिजेश जी एमके और फार्मा पर कह रहे हैं 1400 रुपए पर इन्होंने खरीदा था, इस समय बुक कर लें क्या अविनाश जी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए ये लंबी अवधि के लिए काफी स्ट्रांग कंपनी है। और मुझे लगता है कि मुझे पता नहीं इन्होंने कितने में लिया है। मेरे ख्याल से देखिए ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स में अगर आपका थोड़ा बहुत मुनाफा भी बना है, तो पार्ट प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हो। क्योंकि लॉन्गर टर्म के लिए हमको लगता है कि अगले 12 से 18 महीने का जो आउटलुक है, प्लस जो मैनेजमेंट का जो एक्सपर्टाइज है, प्लस जो कैटेगरीज में कंपनी काम करती है, इसमें कोई डाउट नहीं कि अगले साल 2 साल कंपनी के लिए काफी अच्छे रहेंगे। तो अगर आपका नजरिया थोड़ा सा मीडियम टर्म है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बैलेंस क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। ओके जी। विनोद मित्तल जी जीआईसी हाउसिंग पर हाउसिंग फाइनेंस पर सवाल लेकर आए अविनाश जी। इनका जो बाइंग प्राइस है हाउस जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस का, वो है 181 का, और रेन इन्होंने खरीदा है 143 पर। इस दोनों पर आपका सजेशन मांगना चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए इन्हें? नहीं, देखिए दोनों स्टॉक्स में मुझे लगता है कि जीआईसी हाउसिंग और रेन इंडस्ट्रीज, ये दोनों ही विकल्प जो है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे लग रहे हैं। जीआईसी हाउसिंग की बात करें तो देखिए अभी रेट कट हो चुका है। अभी मैं समझता हूँ कि रूरल डिमांड भी अच्छी तरह से बढ़ी है, और प्लस हाउसिंग फाइनेंस मार्केट होपफुली आने वाले बजट में भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कंसेशन और रियायती अनाउंस करेगी, तो उसका डेफिनेटली फायदा जीआईसी हाउसिंग को मिलेगा। और इनका ज्यादातर गुजरात के स्टेट में काफी बड़ा एक्सपोजर है, तो यहाँ पे होल्ड करे, थोड़ा सा समय दे, थोड़ा स्लो मूविंग स्टॉक है। और रेन इंडस्ट्रीज की बात करें तो देखिए एल्यूमिनियम सेक्टर भी चल रहा है, और एल्यूमिनियम सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल सीपीसी, कैल्साइन पेट्रोलियम कोक, ये रेन इंडस्ट्रीज बनाते हैं। तो हमारा मानना है कि एल्यूमिनियम सेक्टर में अगर तेजी आती है, तो सीपीसी भी अच्छा चलेगा। और ये ग्लोबली बहुत बड़ी कंपनी है, इनफैक्ट 6-7 कंपनी ही सीपीसी बनाते हैं ग्लोबली। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा समय यहाँ पे निवेशित रहिए। अगले 6 से 12 महीने में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल सकता है। ओके। बहुत सारी चर्चा चल रही है अब सिल्वर और गोल्ड के बाद कॉपर की, तो उस पर क्या व्यू है आपका? देखिए मुझे लगता है कि जितना इक्विटी ने परफॉर्म नहीं किया, उतना सोना चांदी और कॉपर ने दिया है। और जिन्होंने कमोडिटी पे बेट लिया, उन्होंने बहुत सारे पैसे बनाए। बट अभी मैं कहूंगा कि देखिए अगर आपको खरीदना ही है, तो हिंदुस्तान जिंक एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कॉपर काफी तेजी से भागा है शॉर्ट टर्म में, हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो।
अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी हमको वही लग रहा है कि हालांकि 2026 भी बहुत तगड़े तरीके से सिल्वर को शुरू हो चुका है, इस लेवल से खरीदना थोड़ा सा रिस्की होगा। अगर गोल्ड में किसी को पैसा लगाना है तो सबसे इजी विकल्प है कि ये गोल्ड फाइनेंस कंपनीज है, जैसे मुथूट फाइनेंस हो गया, मनप्पुरम हो अच्छा। गया, क्योंकि इनके लिए बहुत अच्छा है। गोल्ड की वैल्यू जब बढ़ती है तब लोन टू वैल्यू का जो रेशियो है वो बढ़ता है। और इस बार तीसरी तिमाही में मुथूट फाइनेंस के रिकॉर्ड प्रॉफिट आएंगे, तो मुझे लगता है कि इसी को अच्छा। शॉर्ट टर्म नजरिया भी लेना है तो मुथूट फाइनेंस में एक छोटा निवेश बन सकता है। ओके। सवाल लेकर आई हैं अविनाश जी, कह रही हैं सर अभी फ्रेश एंट्री एनटीपीसी में करी जा सकती है क्या लॉन्ग टर्म के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से एनटीपीसी में थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि देखिए वैसे तो एनटीपीसी में थर्मल एनर्जी में ये नंबर वन प्लेयर है, इनका एक्सपेंशन भी हो रहा है। मेरे ख्याल से अगर आपको पावर में किसी एक्सपोजर अगर लेना है तो केईसी इंटरनेशनल एक अच्छा विकल्प होगा। केईसी इंटरनेशनल में शायद आपका रिस्क रिवॉर्ड एनटीपीसी से शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अच्छा आ सकता है, क्योंकि नतीजे तो आएंगे ही, प्लस तीसरी तिमाही नॉर्मली कंपनी के लिए काफी अच्छी होती है। एनटीपीसी में मुझे लगता है कि रिजल्ट्स के बाद आराम से आपको मौका मिलेगा, तभी शायद आप निवेश करने का यू कैन ट्राई। ओके, तो ये हो गई एनटीपीसी पर राय। अब मंजू जी अपना सवाल लेकर आई हैं, कह गुड इवनिंग टू बोथ माय फेवरेट्स अविनाश सर एंड महेश सर। मंजू जी गुड इवनिंग। अविनाश जी, मंजू जी पूछ रही हैं रतनवीर के इन्होंने शेयर खरीदे हैं 156 के रेट पर। तो कह रहे लॉन्ग टर्म का इनका व्यू है, स्टॉप लॉस जानना चाह रही हैं आपसे। और हिंजिंग की भी कह रही करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल, देखिए हिंदुस्तान जिंक तो मुझे लगता है कि अभी भी खरीदे, क्योंकि तीसरी तिमाही मुझे लगता है काफी अच्छी आएगी। और ये सिल्वर काफी बड़ी मात्रा में बनाते हैं, सिल्वर से ऑलमोस्ट 25% इबिटा इनका सिल्वर से आता है। तो कहीं ना कहीं सिल्वर की तेजी इनके नंबर्स में हो सकता है आपको रिफ्लेक्ट होने को लगेगी, और सिल्वर की कीमतें इतनी जल्दी नीचे नहीं आएंगे, तो उसका फायदा भी उनको मिलेगा। रही बात रत्नवीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग जो आप बता रही है, मुझे लगता है कि देखिए नंबर्स तो ठीक ठाक आएंगे, क्योंकि इनकी एक्सपांडेड कैपेसिटी भी बढ़ रही है। 175 180 का नियर टर्म का टारगेट है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे Q3 के नंबर्स आने दीजिए, मुझे नहीं लगता है नंबर्स खराब आएंगे, ठीक ठाक ही आने चाहिए। तो जब हम फंडामेंटल स्टॉक देते हैं तब नॉर्मली स्टॉप लॉस नहीं देते, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 5 या 6% का अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो 5 to 6% का स्टॉप लॉस रखिए फ्रॉम द करंट प्राइस। लेकिन नियर टर्म में 170-175 का नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। ओके, तो आई है अविनाश जी। अशोक लेलैंड 6 महीने का टारगेट आपसे जानना चाह रही हैं और आईओसी पर भी राय मांग रही है। देखिए आईओसी में मुझे लगता है कि ये जो तीसरी तिमाही आएगी नेहा जी काफी स्ट्रांग होगी, क्योंकि जीआरएम सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के बड़े हैं। और जीआरएम जब बढ़ते हैं तभी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, और तेल की कीमतें जब तक कम रहती है तब तक अनुमान है कि ये जीआरएम और भी बढ़ेंगे। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आईओसी, बीपी, एचपी, इन तीनों कंपनीज में हमको लगता है कि तीसरी तिमाही काफी जोरदार आएगी। दूसरा शेयर कौन सा बोला था आपने? अशोक लेलैंड। देखिए अशोक लेलैंड भी मुझे लगता है कि नंबर्स तो मेरे ख्याल से Q3 के काफी अच्छे आएंगे। काफी समय के बाद कमर्शियल व्हीकल साइकिल जो है वो अभी पॉजिटिव हो रही है। नंबर ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ जो हमने देखा था पिछले महीने का काफी अच्छा हो चुका है। ये डिफेंस में भी काफी अच्छे प्लेयर है, तो मुझे लगता है कि देखिए स्टॉक काफी चला है, बट यहाँ से भी मुझे लगता है कि 15-16% की अपसाइड पॉसिबल है, अगर आप 6-8 महीने की बात करते हो, क्योंकि अगले साल भी काफी अच्छा आएगा ऐसा मुझे लगता है। ओके। एसडब्ल्यू सोलर पर आपका क्या व्यू है अविनाश जी? ये नीरज गर्ग जी स्पेशली पूछ रहे हैं, दोनों दो लोग हैं, दोनों एक ही स्टॉक पे सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, आई थिंक देखिए लॉन्गर टर्म के लिए तो एसडब्ल्यू सोलर का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छा है। जैसे सभी को पता है कि यहाँ पे रिलायंस ने स्टेक लिया है, तो रिलायंस की मैनेजमेंट की कंपनी है। लेकिन सोलर में मैं एक बात कहूंगा कि देखिए अभी जो सोलर एग्जीक्यूशन है ईपीसी, इसमें हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव प्रेशर बढ़े, क्योंकि बहुत लोग इस इंडस्ट्री में एंटर कर चुके हैं। सोलर पैनल में भी काफी लोग एंटर कर चुके हैं, सोलर सेल भी बनाने के लिए काफी कंपनीज ने किया है। तो आने वाले कम से कम 3-4 क्वार्टर में हो सकता है कि वॉल्यूम तो बढ़ेगा, लेकिन मार्जिन में थोड़ा कॉम्प्रेशन आ सकता है। तो मेरे ख्याल से आपके पास अगर है तो लंबी अवधि के लिए यहाँ पे निवेशित रहिए। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी अपसाइड आएगी, तो लंबी अवधि के लिए अभी भी सोलर एक अच्छा सनराइज सेक्टर है, इसमें निवेशित रहिए। कम से कम साल से 1.25 साल का एक टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ओके। एलगी इक्विपमेंट पर सवाल आया अविनाश जी, मालविन नवीन जी का। कह रहे हैं कि बाइंग प्राइस इनका 548 का है, कह रहे हैं एवरेज कर सकते हैं इस समय। नहीं, बिल्कुल, अगर नजरिया आपका 12 से 15 महीने का है तो ये बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, कोयम्बतूर बेस्ड है, कंप्रेसर्स और बेसिकली अंडर वाटर जो इक्विपमेंट होता है उसके लिए एक इक्विपमेंट बनाती है, और लगातार कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है इन्होंने,
बट अगर आपका नजरिया 12 से 15 महीने का है तो हमको लगता है कि आने वाला साल और सेकंड हाफ इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। एक्सपोर्ट भी काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो इसमें निवेशित रहिए, हो सके तो थोड़ा एवरेज करके यहाँ पे पोजीशन होल्ड करें। ऑलराइट, तो ये हो गई एलगी इक्विपमेंट की बात। रोलेक्स रिंग और बीएचईएल पर पूनम गुप्ता जी आपकी राय जानना चाह रही हैं। रोलेक्स रिंग इन्होंने खरीदा है 122 पर और बीएचईएल है 295 पर। ये दोनों काउंटर्स में मुझे लगता है रोलेक्स और बीएचईएल में निवेशित रहिए। देखिए बीएचईएल में अच्छी ऑर्डर बुक है, पावर सेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक है, और जिस प्रकार से अभी गवर्नमेंट कैपेक्स बढ़ रहा है और पावर जनरेशन का कैपेसिटी बढ़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं कि बीएचईएल को बहुत काम मिलेगा। इनफैक्ट अभी न्यूक्लियर प्लांट्स भी बन रहे हैं, वहां पे भी बीएचईएल बड़ा मात्रा में कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा लंबी अवधि का टाइम फ्रेम रखिए, कम से कम साल 1.5 साल। और रही बात रोलेक्स रिंग्स की, तो देखिए ये एक ऐसी कंपनी है जो बॉल बेरिंग सेक्टर से ज्यादा कनेक्टेड है। ऑटो सेक्टर अभी धीरे धीरे अपटर्न में दिख रहा है, काफी सेगमेंट यानी पैसेंजर कार, टू व्हीलर, ट्रैक्टर, ये सारे ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो आने वाला साल इनके लिए भी अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। अगर आपका नजरिया साल भर का है तो यहाँ पे निवेशित रहिए, अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बन सकता है। ओके, तो आप कह रहे निवेशित रह सकते हैं यहाँ पर। अब ओके, अब शादाब जी, अविनाश जी पूछ रहे हैं केन्स टेक्नोलॉजी में अभी एंट्री कर सकते हैं क्या? नहीं, आई थिंक केन्स टेक्नोलॉजीज में तो मुझे लगता है नेहा जी, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हो गया था, इसके बाद सारे लोग ईएमएस स्पेस को से डरे हुए हैं। मेरे ख्याल से काफी हद तक बिकवाली आ चुकी है। तो देखिए तीसरी तिमाही आने दीजिए, नंबर को आने दीजिए, क्योंकि जब भी कोई सेक्टर में कंपटीशन बढ़ता है या बहुत ज्यादा वैल्यूएशन होते हैं और कहीं भी नेगेटिव सरप्राइज आता है, तो शेयर उतनी तेजी से गिरते भी है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने खरीदा नहीं है तो थोड़ा टाइम रुकिए, तीसरी तिमाही का नंबर आने दीजिए, उसके बाद थोड़ी क्लैरिटी आने के बाद एक मौका जरूर मिलेगा, बट अभी फिलहाल कोई जल्दबाजी ना करें। ओके शादाब जी, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, मेरे ख्याल से ये सवाल आप हर शो में भेजते हैं और केन्स टेक्नोलॉजी पर पूछते हैं। आप सारे मार्केट एक्सपर्ट्स इस पर राय दे चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अब आपको इसका जवाब मिल चुका होगा केन्स पर। जी हैं, पूछ रही हैं अविनाश जी की विधा वायर आईपीओ के शेयर इन्होंने 5 साल के लिए बाय करे हैं, तो कह रही हैं आपका क्या व्यू है, व्हाट इज योर सजेशन? नहीं देखिए, कंपनी तो काफी अच्छी है। इनफैक्ट इनका आईपीओ अभी रिसेंटली हुआ है। देखिए ऐसी कंपनीज में नेहा जी, पहले 1-2 तिमाही के नंबर्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अभी तक पब्लिक इशू के बाद इन्होंने अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट या क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है। तो मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने 5 साल का व्यू लिया है, काफी अच्छी बात है। बट मैं इतना कहूंगा कि इनको हर क्वार्टर या हर 6 मंथ में एक थोड़ा इवेल्युएट करना चाहिए। कंपनी अच्छी है, प्रमोटर्स भी अच्छे हैं, लेकिन नंबर्स आएंगे उसके बाद, कमेंट्री मैनेजमेंट की आएगी उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। क्योंकि नॉर्मली अभी हमने देखा है कि जो इजी मनी पैसे बनाते थे लोग लिस्टिंग पे, वो तो अभी खत्म हो चुका है। और अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको लॉन्ग टर्म ही ऐसे शेयर्स में निवेशित रहना पड़ेगा। ओके, कह रहे हैं कि सर केन्स टेक्नोलॉजी पर ही सवाल लेकर आए हैं। अविनाश जी, इस पर आप बताइए कि कह रहे हैं कि 4020 पर इन्होंने खरीदा है, लॉन्ग टर्म व्यू क्या होना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखो नेहा जी, कंपनी तो अच्छी है, लेकिन जब भी ऐसा कोई मामला होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, तभी थोड़ा सा भरोसा और विश्वास मार्केट्स का हिल जाता है। तो मैं वही कह रहा था कि तीसरी तिमाही आने दीजिए, आपको कोई पैनिक सेल ऑफ नहीं करना है, अभी भी आपको होल्ड करना है। लेकिन जो री रेटिंग आपने वो स्टॉक में देखी थी, वो थोड़े समय के लिए रुकी है। तो 1-2 क्वार्टर नंबर्स अगर ठीक ठाक आते हैं तो वापस शेयर चलेगा। ईएमएस स्पेस में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। केन्स टेक्नोलॉजी तो सेमीकंडक्टर्स भी बनाने वाले हैं, तो वैसे तो ओवरऑल आउटलुक अच्छा है। बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मेरे ख्याल से तीसरे तिमाही का नंबर जो आएगा ना, वो मार्केट बहुत क्लोजली वॉच करेगा। अगर सब कुछ ठीक है, कमेंट्री अच्छी है, नंबर्स अच्छे आते हैं, तो आपको एक अच्छा उछाल दिखने को मिल सकता है। बट तब तक आपको इंतजार करना है। ओके जी, अब अविनाश जी, हमारे दर्शक वेट कर रहे हैं कि आज के अविनाश जी के टॉप पिक्स फॉर डीआरएस इनसाइट्स क्या है। नहीं बिल्कुल नेहा जी, देखो टॉप पिक्स के पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो पसंदीदा सेक्टर्स है, इसमें एक तो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर है, जैसे महेश जी ने कहा, हमारा भी हॉस्पिटल सेक्टर पसंदीदा है, और फाइनली हमको होटल सेक्टर पसंद है। तो ऑटो कंपोनेंट्स में जो कंपनी हमको पसंद है वो बेसिकली नॉर्थ इंडिया बेस्ड है। कंपनी का नाम है श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स। देखिए ये कंपनी ज्यादातर इंजन कंपोनेंट्स बनाती है कमर्शियल व्हीकल, टू व्हीलर, ट्रैक्टर्स के लिए। और पिछले साल तो बहुत बढ़िया नंबर था, करीबन 3500 करोड़ पे 516 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। अभी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट इस कंपनी में हुआ, उन्होंने एक इटालियन कंपनी ग्रुपो एंटेनो खरीदी,
खरीदी है, जो करीबन जनवरी में इनका ये डील हो चुका है। तो ये कंपनी का रेवेन्यू 1000 करोड़ है। ये काफी बड़ी कंपनी है। फॉरेन एमएनसी कंपनीज को, इंडियन कंपनीज को कंपोनेंट सप्लाई करती है। तो ये जो बिजनेस है, ये इनको मेरे ख्याल से इनका बिजनेस ग्रो करने में मदद मिलेगा। तो इस साल हमारा मानना है कि करीबन 575 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, और अगले साल दैट इज FY27 के लिए ये एक्विजिशन के बाद करीबन 700 करोड़ के प्रॉफिट का अनुमान हम लगा सकते हैं। तो करीबन 3500 टू 3600 का टारगेट प्राइस हमको लगता है यहाँ पे पॉसिबल है। बहुत ही अच्छा विकल्प है, यहाँ पे निवेशित रहिए। दूसरा शेयर जो हॉस्पिटल सेक्टर से, जो नॉर्थ इंडिया से ही है, वो है यथार्थ हॉस्पिटल। देखिए, ये काफी वेल एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल है। इनके ज्यादातर 9 जो फैसिलिटीज है सारे नॉर्थ इंडिया में बेस्ड है, और कंपनी ने बहुत ही बढ़िया नंबर्स फर्स्ट हाफ के लिए भी डिक्लेयर किए हैं। हमको लगता है इस साल भी कम से कम 20-25% का ग्रोथ आएगा। तो यहाँ पे 775-780 का टारगेट प्राइस लगाइए। और फाइनली जो होटल सेक्टर का दिग्गज है, इंडियन होटल्स, काफी समय तक कंसोलिडेट हो रहा है, 740-735। होटल सेक्टर में अक्टूबर टू मार्च ये सीजन होता है। हमको लगता है कि इस बार तीसरी और चौथी तिमाही बहुत अच्छी आएगी। पिछले साल 2000 करोड़ का प्रॉफिट था, इस साल करीबन 23-2400 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे करीबन 900 रुपए का टारगेट प्राइस के लिए ये भी आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर। ऑल राइट, अविनाश जी, कैन यू रिपीट 3 ऑफ योर नेम्स फिर से एक बार? पहले तो श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स, टारगेट प्राइस रहेगा 3500 टू 3600। यथार्थ हॉस्पिटल टारगेट प्राइस 775 टू 800, और फाइनली इंडियन होटल्स टारगेट प्राइस 875 टू 900। ओके, तो अविनाश जी के आज के टॉपिक्स हैं श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स, यथार्थ हॉस्पिटल एंड इंडियन होटल। आप दोनों ने हमें अपने टॉपिक्स दिए, हमारे दर्शकों को सारे जो भी टॉपिक्स हमारे एक्सपर्ट्स ने दिए, प्लीज उसमें लेवल्स का ध्यान रखिएगा, बात सुनिएगा तो पूरी सुनिएगा। आज हमारे दर्शकों के लिए हम कहें तो डबल बोनांजा हो गया। 2 दिग्गजों की राय आपको एक साथ मिली। 2 दिग्गज आपके लिए अपने टॉपिक्स लेकर आए। आपको कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे दोनों मार्केट एक्सपर्ट्स का फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुडे।